हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब है किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित उसका प्रभाव क्षेत्र, उसका अपना विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरा विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ही कमजोर है, नरेंद्र मोदी का विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया जानती है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, उनके सामने अपने कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मेरा विद्युत क्षेत्र उनकी तुलना में बहुत ही कम है। हो सकता है कि आपकी तुलना में मेरा विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, लेकिन उनके कंपैरिजन में मेरा विद्युत क्षेत्र बहुत ही कम है। तो ऐसा करके हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। फिर हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र को हम तीन प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नंबर एक, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, जिसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर दो, दूसरी चीज हमने कहा विद्युत विभव, जो होता है विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप। और नंबर तीन हमने पढ़ा, जिसे हमने बताया था विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय रूप, जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, उसमें से हमने पहला पॉइंट, पहला जो रूप है वो डिस्कस कर लिया था, जिसे हमने कहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हमने पढ़ा था, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब पढ़ा था सदिश E बराबर सदिश F नॉट बटा क्यू नॉट। किसी इकाई धनावेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है? तीव्रता। फिर हमने बिंदु आवेश के कारण, अकेले बिंदु आवेश के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी E नोट बराबर क्या पढ़ा था? के क्यू बटा आर स्क्वायर। और यदि निर्वात की जगह पर कोई माध्यम हो तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र पढ़ा हमने ई एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और आगे हो गया क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बातें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और इस टॉपिक को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। दो बातें हैं, एक है विद्युत द्विध्रुव और एक को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिएगा, एक आवेश की बजाय हम यदि दो आवेशों का संयोजन कर दें, एक आवेश की बजाय यदि हम दो आवेशों का क्या कर दें? संयोजन, तो दो आवेशों के इस संयोजन को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। इस दो आवेशों के इस संयोजन को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव से क्या मतलब है? दो आवेशों का ऐसा संयोजन जिसमें उपस्थित दोनों आवेशों का मान तो बराबर रहे, लेकिन उनकी प्रकृति परस्पर क्या रहे? विपरीत। यानी एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही क्या रहे? नेगेटिव। और दोनों परस्पर एक दूसरे से बहुत ही छोटी सी, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे समझना सब लोग, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे अल्प दूरी पर दूसरा आवेश जुड़ा हुआ है, जो कैसा आवेश है? नेगेटिव। दोनों आवेशों का मान आपस में बराबर है, ये प्लस का क्यू है और ये हो गया माइनस का क्यू। ठीक है, और ये जो दूरी है दोनों आवेशों के मध्य की, ये वास्तव में बहुत ही छोटी दूरी है, बहुत ही अल्प दूरी है, और मैं इसे 2D से दर्शा रहा हूं। इसे मैं किससे दर्शा रहा हूं? 2D से। तो दो आवेशों का इस प्रकार का संयोजन, ये जो व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, या कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसे अगर डिफाइन करना हो, इसे परिभाषित करना हो, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, समान तो दोनों का क्या है? परिमाण, वैल्यू, मान, दोनों का मान तो आपस में क्या है? समान। तो पहली चीज कि दो आवेश पड़े हैं, दोनों का परिमाण क्या हो गया? समान। दो आवेश है जिनका परिमाण आपस में क्या हो गया? समान। तो पहली चीज हो गई समान परिमाण। ठीक है, दूसरी बात,
दोनों की प्रकृति, प्रकृति से मतलब है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो प्रकृति परस्पर दोनों की क्या है, विपरीत। दिख रही है आपको, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये तो दो इसकी कंडीशन हो गई, शर्त हो गई, ठीक है। इन दोनों कंडीशन का पालन हो और इस प्रकार से इन दोनों शर्तों का पालन होते हुए जो आवेश का युग्म बनेगा, आवेश का क्या बनेगा, युग्म। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, पेयर। जो आवेश का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए यहां से, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। ये लो 3 लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन हो गई, ये 3 बातों के अंदर कंप्लीट। क्या हुआ कि समान तो परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव में इन दोनों आवेशों के मध्य की ये जो दूरी होगी, इस दूरी को हम दर्शा रहे हैं 2d से, और इसे कहा जाता है द्विध्रुव दूरी। इसे क्या कहा जाता है, द्विध्रुव दूरी। ये बहुत ही अल्प दूरी होगी, यानी दोनों आवेश बहुत ही पास पास स्थित होंगे, बहुत ही नजदीक एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। और इस द्विध्रुव दूरी को हम दर्शा रहे हैं 2d से, तो ये टोटल दूरी है, दूरी है तो इसका मतलब इसका इस द्विध्रुव का अपना कोई ना कोई एक मध्य बिंदु होगा, और द्विध्रुव के इस मध्य बिंदु को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, O से। ये आपके पास जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसे गणितीय रूप से दर्शाने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म में दर्शाने के लिए हम एक दूसरी राशि का प्रयोग करते हैं, और उस दूसरी राशि को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उस दूसरी राशि को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगली राशि हमें क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे क्या कहा जाता है, हमने क्या पढ़ा पीछे, हमने पढ़ा कि समान तो परिमाण, ये प्लस, इससे अल्प दूरी पर दूसरा चार्ज जुड़ा हुआ है माइनस, ये प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये दोनों आवेशों के मध्य की बहुत ही छोटी दूरी जिसे हमने दर्शाया था 2d से, ये दोनों का मध्य पॉइंट, मध्य का बिंदु जिसे हमने प्रदर्शित किया किससे, O से। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस व्यवस्था को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर आपने उठाया किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर, परिमाण दोनों का क्या है, समान। तो आपने किसी भी एक आवेश का परिमाण उठा लिया, तो मान लो कि मैंने उठा लिया Q, क्योंकि दोनों का बराबर है। तो विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जिसे कहा जाता है द्विध्रुव दूरी, जिसे हमने क्या बोला है, द्विध्रुव दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बनी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन गई आपके पास में, देखिएगा यहां से, कि किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो एक कैसी भौतिक राशि है, सदिश, वेक्टर है ये, ठीक है। सदिश है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी,
और दिशा होगी तो इसे आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण का हम कौन सा रूप बना रहे हैं? सदिश रूप। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा रूप बना रहे हैं? सदिश रूप। सदिश रूप कैसे बनाएंगे? तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2D, ये तो इसका परिमाण, और अब चाहिए इसकी दिशा, और दिशा को डिनोट करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमेशा एक एकांक सदिश की जरूरत पड़ती है, और एकांक सदिश मैंने मान लिया आर के। ये इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा रूप हो गया? सदिश। ठीक है, अब सवाल उठा कि ये जब सदिश है तो इसकी अपनी कोई ना कोई दिशा होगी, इसकी दिशा क्या होगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, नोट पॉइंट है ये याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में इसको काफी बार पूछ लिया गया है। कोई भी जो विद्युत द्विध्रुव होगा, उस विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव द्विध्रुव में उपस्थित नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव किधर से किधर होगी? विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस ऋण आवेश से धन आवेश वाली दिशा को हमने अभी यहां पर किससे डिनोट किया है? आर कैप से। तो आपके लिए जरूरी बात यही होगी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से किधर हो गई? धन आवेश की ओर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मैं लिख देता हूं यहां पर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो हो गई नेगेटिव, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई नेगेटिव चार्ज से किधर तक होगी? पॉजिटिव चार्ज की ओर। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये किसकी दिशा होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है, अब इसके अलावा और इसकी बातें करें तो देखिए, नई राशि है, तो नई राशि है तो कुछ बातें तो इसके बारे में हमें पता करनी पड़ेगी, जैसे कि इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। आप जानते हैं, देखिए P बराबर है आपके पास Q इंटू 2D। बना लीजिए यहां से Q का मतलब हो गया आवेश यानी कूलाम, 2D गुणा में 2D दूरी है, डिस्टेंस है, लंबाई है, तो लंबाई है तो मात्रक हो गया मीटर। तो एसआई पद्धति में मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, चलो फिर वही डायमेंशनल फॉर्मूला यानी जिसे कहा जाता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र बनाने का तरीका मैंने फिर से वो का वही, सबसे पहले बड़ा कोष्टक, उसमें 3 चीजें तो लिख दो, MLT, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो और देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मीटर मूल भौतिक राशि है, कूलाम को चेंज करना है, तो कूलाम का मतलब था एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसकी जगह हटा के रख दो, ये लो रखते हैं, देखो कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड, फिर गुणा में आगे पड़ा है मीटर, ये तीनों आगे रखिए। m का मतलब किलोग्राम नहीं है यहां पर, तो पावर 0। l का मतलब लंबाई पड़ा है, पावर कितनी है? 1। t का मतलब समय, सेकेंड पड़ा है 1, और आगे एम्पियर की पावर 1। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको एक पूछता हूं, ध्यान से देखना, और उसी के द्वारा हमें आगे ये पता चलेगा कि आगे का पॉइंट हमें क्या पढ़ना है। ये विद्युत द्विध्रुव और हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2 बातें हमारे पास कंप्लीट हुई, एक हुआ विद्युत द्विध्रुव और दूसरी बात हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से देखना अगला पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे r दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर, ये चार्ज हो गया प्लस का q, इससे r दूरी पर एक पॉइंट पड़ा है P, तो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर क्या होगा? KQ बटा R स्क्वायर। ठीक है, और यदि डायरेक्शन वाइज बात करें, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश है तो इसकी अपनी दिशा भी होगी। अब चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर, और इस बाह्य दिशा के लिए हमने एकांक सदिश मान लिया आर कैप। तो इसे सदिश फॉर्म में रखें, इसकी वेक्टर फॉर्म रखें, तो यहां पर वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ध्यान से देखना, इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी ई वेक्टर बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, और दिशा हो गई आर कैप क्योंकि बाहर की ओर पड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मैंने यहां नेगेटिव चार्ज रखा माइनस का क्यू, और वही दूरी वो का वही माध्यम आर दूरी, वही पॉइंट हो गया पी। अब की बार यहां भी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो वही रहेगा ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन अब की बार आवेश है नेगेटिव, नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अलग, विपरीत हो जाएगी। पहले बाहर की ओर था, अब अंदर की ओर, तो विपरीत के लिए माइनस सिंबल, तो एकांक सदिश हो गया माइनस का आर कैप। तो अगर इसकी वेक्टर फॉर्म रखें तो क्या होगा, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, इसका सदिश रूप हो गया इस विद्युत क्षेत्र का सदिश ई बराबर ये हो गया के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस आर कैप। देखिए आवेश का मान उतना ही है, आवेश के प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा इसकी डायरेक्शन से, दिशा से। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान हो गया सदिश ई बराबर माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों विद्युत क्षेत्र की आपस में तुलना कीजिए। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हमारे पास में दो आवेश हैं, हमारे पास में कितने आवेश पड़े हैं, दो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव जितना है उतना ही कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव। माध्यम भी समान है और दूरी भी समान है। तो हम ये देख रहे हैं कि धनावेश के कारण, पॉजिटिव आवेश के कारण किसी माध्यम में, यानी निर्वाती मान लो एक तरह से, कि किसी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र, जितना विद्युत क्षेत्र धनावेश उत्पन्न कर रहा है उतना ही विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के द्वारा उसी माध्यम में उसी बिंदु पर विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान तो समान है लेकिन दिशा क्या हो गई, विपरीत। ठीक है, अगर इस बात को हम शामिल करें, यदि आप इस बात को शामिल करते हैं तो इस बात के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो द्विध्रुव है जिसमें एक पॉजिटिव आवेश था और दूसरा था नेगेटिव आवेश, एक प्लस क्यू दूसरा हो गया माइनस क्यू, तो इनके कारण फिर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र, टोटल विद्युत क्षेत्र ई ऑफ टोटल इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, जीरो। कारण क्योंकि इस द्विध्रुव के अंदर कितने आवेश शामिल पड़े हैं, दो, एक प्लस और दूसरा माइनस, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। फिर दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र का मान तो रहेगा समान और दिशा रहेगी विपरीत, इस कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, अपनी थ्योरी यही कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ई ऑफ टोटल ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले तो इस बात को हम देखते हैं। देखिए आप लोगों ने यह कहा कि धनावेश और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान समान दूरी पर समान है। बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, समान दूरी पर समान रहेगा, सही है। और दिशा दोनों की क्या रहेगी, विपरीत। बिल्कुल जी हाँ, ये भी सही है कि दोनों के कारण दिशा भी परस्पर क्या रहेगी, विपरीत। ठीक है, इस कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जीरो होना चाहिए, होगा भी। लेकिन ये तब होगा जब जहां पर धनावेश पड़ा है वहीं पर क्या पड़ा रहे, ऋण आवेश, यानी दोनों की स्थिति भी क्या रहे, समान। यदि दोनों आवेशों की स्थिति भी समान है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, शून्य, जीरो। लेकिन यदि दोनों आवेशों की स्थिति समान नहीं है, एक जगह नहीं पड़े हैं, तो फिर एक के कारण विद्युत क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होगा एक दिशा में
और दूसरे के कारण दूसरी दिशा में थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र कम रहेगा, और इसी अंतराल के कारण किसकी उत्पत्ति होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश तो होते हैं, लेकिन वो सकेंद्रीय नहीं होते, एक ही केंद्र पर नहीं होते, एक ही बिंदु पर स्थित नहीं होते, उनके मध्य अल्प दूरी होती है, और इसी अल्प दूरी के अंतराल के कारण, इसी अल्प अंतराल के कारण एक विद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक विद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा घट जाता है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? उत्पत्ति। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव सदैव किसकी उत्पत्ति करता है? प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव सदैव एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। समझ में आई बात आपको? हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव एक किसकी उत्पत्ति करेगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करेगा? उत्पत्ति। ठीक है। अब ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हम दो कंडीशन में ज्ञात करेंगे। एक को कहेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बार तो हम ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, और दूसरी बार हम ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। एक बार तो ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और एक बार ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। सवाल उठा अक्ष और निरक्ष का क्या मतलब है? तो देखिए, अक्ष का मतलब है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा कहलाती है अक्षीय रेखा, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा के लंबवत, यानी द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा कहलाती है निरक्षीय रेखा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करें द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले बात कर रहे हैं अक्षीय विद्युत क्षेत्र। देखिएगा अक्षीय विद्युत क्षेत्र क्या होगा। जैसे सबसे पहले वही, ये मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा इससे कुछ दूरी पर ये मेरे पास एक द्विध्रुव का पड़ा है नेगेटिव आवेश। दोनों का परिमाण आपस में समान है और प्रकृति विपरीत है। दोनों आवेशों के मध्य की जो अल्प दूरी है वो है 2d, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया O। ठीक है, सबसे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है? अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। तो ये दोनों आवेश पड़े, इनको मिलाने वाली एक क्षैतिज रेखा हो गई। इस क्षैतिज रेखा की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, अगर आप रिजल्ट को पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप रिजल्ट पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो प्रेक्षण बिंदु उधर मानो जिधर प्लस आवेश पड़ा है, बस ये थ्योरी ध्यान में रखना, वरना रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु जिस आवेश के निकट होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और उसी का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं पॉजिटिव लाना चाहता हूं तो मैंने ये प्लस मान लिया और इस आवेश को मैंने मान लिया माइनस, दूसरे आवेश को मैंने इधर वाले आवेश को मान लिया नेगेटिव आवेश। ठीक है, चलो मैं प्रेक्षण बिंदु यहां मान रहा हूं कि इस क्षैतिज रेखा पर यहां कोई हमारे पास में एक बिंदु पड़ा है, बिंदु P, और इस बिंदु P को कहा जा रहा है प्रेक्षण बिंदु। इसके ऊपर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो प्रेक्षण बिंदु की दूरी की बात करें तो आप देख रहे हैं प्रेक्षण बिंदु प्लस Q आवेश से कुछ दूरी पर पड़ा है, कुछ दूरी पर माइनस Q आवेश से पड़ा है और कुछ दूरी पर मध्य बिंदु O से पड़ा है। तो सवाल उठा कि इसे कहां से माने?
कोई कहीं से मानेगा, कोई कहीं से, तो सबके रिजल्ट अलग अलग लगाएंगे। इसलिए हमने फिक्स कर दिया कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी को आपको सदैव कौन से बिंदु से मानना है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो मैंने मान लिया कि प्रेक्षण बिंदु और द्विध्रुव के मध्य बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो जरा, ये दूरी 2d है, तो O और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी हो गई d। ठीक है, तो इधर ये बची हुई दूरी क्या हो गई, ये वाली, यहां से यहां तक r, ये दूरी d, तो ये क्या बच गई, r माइनस डी। ऐसे ही नेगेटिव आवेश और प्रेक्षण बिंदु के मध्य की दूरी टोटल, यहां तक तो r, फिर ये d, तो ये हो गई r प्लस डी। ठीक है, इससे हमें फायदा होगा, देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक होगा धनावेश प्लस Q आवेश के कारण, एक होगा ऋण आवेश माइनस Q आवेश के कारण। और आपने पढ़ा है पीछे, क्या पढ़ा है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर। तो दर्शा दो यहां पर, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस Q के कारण अंदर की ओर। एक विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया सदिश E1, एक मान लिया हमने सदिश E2। बाह्य दिशा के लिए एकांक सदिश r कैप और आंतरिक दिशा के लिए माइनस r कैप। ये लो, ठीक है, सरल करो। बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र, तो टोटल अक्षीय स्थिति में ज्ञात करें, तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूं। E ऑफ x बराबर, दोनों विद्युत क्षेत्र सदिश हैं, तो सदिश योग सदिश E1 प्लस सदिश E2। इसे सोल्व करने के लिए अब मुझे चाहिए E1 सदिश और E2 सदिश। तो E1 E2 सदिश कैसे निकालेंगे, E1 E2 सदिश अकेले आवेशों के कारण है, E1 है वो प्लस Q अकेले आवेश के कारण, E2 माइनस Q अकेले आवेश के कारण। तो एकल आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पीछे पढ़ा है, क्या होगा जरा बताइए। देखिए, ये हो जाएगा सदिश E बराबर निर्वात में KQ बटा R स्क्वायर, और आगे हो जाएगा दिशा के लिए एकांक सदिश R के। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए एक बार E1 निकाल लेते हैं, एक बार E2, यही निकाल देते हैं। देखो, सबसे पहले बाहर की दिशा में, तो E के जगह E1, बाह्य दिशा के लिए एकांक सदिश R कैप पढ़ाई है। ऐसे ही दूसरा यहां रख रहा हूं, E2 वेक्टर बराबर KQ बटा R स्क्वायर, और दूसरा E2 अंदर की ओर आ रहा है, तो इसकी दिशा के लिए एकांक सदिश माइनस R कैप, ये माइनस अंदर की ओर आ गया, तो ये हो गया E2 वेक्टर बराबर माइनस KQ बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। दोनों वैल्यूज इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो देखो रखेंगे तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति में टोटल विद्युत क्षेत्र E ऑफ x बराबर, रख दीजिए मान, E1 वेक्टर बराबर क्या कहेंगे, KQ बटा R स्क्वायर। ठीक है, और आगे हो जाएगा R कैप, KQ बटा R स्क्वायर इंटू R कैप, प्लस, और ब्रैकेट में आ गया यहां पर माइनस का KQ बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। अब देखो यहां पर हमने एक छोटी सी बात छोड़ दी है, वो मैं यहां पर शामिल कर देता हूं। देखिए, पहले आवेश की P बिंदु से दूरी R नहीं है, पहले आवेश की P बिंदु से दूरी है R माइनस डी, यानी पहले आवेश के लिए E1 के लिए R का काम करेगा R माइनस डी, और E2 के लिए काम करेगा R प्लस डी। तो मैं यहां रख सकता हूं इनको, देखिए ऐसे डायरेक्ट रखें तो ठीक है, वरना नीचे रख देते हैं। ये हो जाएगा E ऑफ x बराबर, ये हो गया KQ बटा R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू R कैप, माइनस, सोल्व कर दीजिए, KQ बटा R प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, अब सोल्व करो इसे, जो कुछ कॉमन आ रहा है सबसे पहले वो कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास E ऑफ x बराबर, ये हो गया कॉमन आ गया KQ, और फिर आगे पड़ा है आपके पास R कैप कॉमन, ब्रैकेट में
यहां बच गया पहले ब्रैकेट में 1/r-d का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/r+d का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसे। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा e ऑफ x बराबर, ये हो गया के क्यू इंटू आर कैप ब्रेकेट, एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम हो गया r माइनस डी का होल स्क्वायर गुणा r प्लस डी का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस r माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करना है, केवल सोल्व करना है, तो मैं ये हटा देता हूं, मिटा देता हूं। ध्यान से देखना सब लोग, इधर लिख लेते हैं इसको। देखिएगा ये जो एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया है, ये हमारे पास में कोई मैथ्स का सूत्र बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर गुणा a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में e ऑफ x बराबर, ये हो गया के क्यू इंटू आर कैप ब्रेकेट। देखिएगा बटा में, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल दो ब्रैकेट, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2rd। सोल्व कर दो, ये आपस में हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ये हो गया e ऑफ x बराबर, ये हो गया के क्यू इंटू 2rd प्लस 2rd, ये हो गया 4rd, फिर इधर से बाहर पड़ा है r कैप और बटा में हो गया आपके पास r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने पीछे पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू 2d बराबर p, तो ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, एक दो बार लिख लिया 2kq इंटू 2d, फिर आगे हो गया r और फिर r कैप बटा में हो गया r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2d की जगह p, तो क्या बचेगा आपके पास, ये हो गया e ऑफ x बराबर, आपके पास समीकरण बन गया 2kp r बटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब देखिए आप लोग ने पीछे देखा है, क्या देखा है, आपने दो प्रकार की दूरियां मानी, एक तो थी हमारे पास में 2d, 2d का मतलब था द्विध्रुव दूरी, द्विध्रुव दूरी का मतलब हो गया दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जो कि बहुत ही कम है। अब इसका आधा करेंगे तो d आएगी, और d आएगी तो और भी कम हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूं, छोटी राशि का स्क्वायर और भी छोटा होता है, फिर कि डी स्क्वायर का मान बहुत ही ज्यादा छोटा है किससे, आर स्क्वायर से। तो इसलिए जहां भी डी स्क्वायर और आर स्क्वायर की कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, वहां पर डी स्क्वायर को लगभग आपने क्या मान लिया, जीरो। जीरो मानने का मतलब हमने इसे क्या मान लिया, नगण्य। ठीक है, तो नगण्य मानोगे तो यहां कंपैरिजन हो रहा है, डी स्क्वायर की जगह जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, e ऑफ x बराबर, ये हो गया आपके पास 2kp इंटू आर कैप और बटा में इसकी डी स्क्वायर की जगह जीरो, तो क्या बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, तो आपके पास समीकरण बना e ऑफ x बराबर, ये हो गया 2kp वेक्टर और बटा में r की पावर 3 और आगे हो गया r कैप। ये था अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप देख रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, बल्कि यहां पर दूरी की पावर कितनी है, 3। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे। और ये था अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, बिल्कुल ये चीजें आपके अच्छे से तैयार हो जाएगी। थैंक यू।